Hello, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो अगेन थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो हमारी एकेडमिक किताबों के बाहर का है। येट अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप जानते हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट्स की बात। साइट्स क्या? ऑब्वियसली साइट्स हम उनको भी कहते हैं जो हम साइट सीइंग के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, राइट। पर आज हम उन साइट्स की बात करने वाले हैं जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। आपने नाम सुना होगा ना कि ये यूनेस्को हेरिटेज, या कई जगह आप जहां घूमने गए होंगे वहां पे आपने बोर्ड्स पढ़े होंगे दिस इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। और जब हम बोलते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट तो हमारे दिमाग में एक चीज जल्दी से आ जाती है, और वो क्या आती है? वो आती है कि अभी हम जिन साइट्स पर खड़े हैं या हम देख रहे हैं वो नॉर्मल जगहों से या नॉर्मल साइट से कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पेशल है, और इनका जो कैडर है वो थोड़ा सा ऊपर आता है। इनमें कोई तो ऐसी स्पेशलिटी है कि दुनिया की एक इतनी बड़ी बॉडी ने उसको एक हेरिटेज साइट घोषित किया है, राइट। तो आज हम करने वाले हैं वही टॉपिक। तो ऑब्वियसली आपको जैसे कि पता है, हम क्योंकि जीके पढ़ रहे हैं तो जीके में हम जो कंसेप्ट हैं वो तो हम पढ़ते ही हैं, जो कि हमने प्लांट, एनिमल, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब तो है ही। लेकिन उसके अलावा हमें जो स्टैटिक जीके है उसको भी पढ़ना होता है। स्टैटिक जीके मतलब क्या? जो कि फैक्ट्स हैं जो कि हमें एज इट इज याद करने हैं या हमें याद रखने चाहिए। एक जिसको हम बोलते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो आप समझते ही हैं कि हर चीज का एक सामान्य ज्ञान होना। ये मुझे मालूम है कि मैंने इसका जस्ट हिंदी अनुवाद कर दिया है सामान्य ज्ञान, बट इसका एक्चुअली मतलब ही वही होता है, राइट। तो हम वो भी चीजें पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में जो कि सामान्य ज्ञान पूरा करती हैं हमारा, या हमें हर चीज़ का एक जो नज़रिया है वो देती हैं, या हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव बनाती हैं। आई नो बचपन में हमें कहा गया था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, बट कई मामलों में ये अच्छा भी होता है। अच्छा होता है किन सेंस में कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जब आप बात करते हैं तो मास्टर ऑफ नन वाला पार्ट हम हटा देते हैं, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कई मामलों में होना अच्छा होता है कि आपको हर चीज़ के बारे में, हर विषय के बारे में, हर जो एस्पेक्ट होता है उसके बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, राइट। और IGKO के एग्जामिनेशन में स्पेशली ये चीज़ बहुत नोटिस की जाती है और इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी होती है, राइट। क्योंकि साइंस के बारे में तो ऑब्वियसली अगर आपको सिर्फ साइंस के बारे पे फोकस करना है, अगर आपको सिर्फ प्लांट और एनिमल पे फोकस करना होता तो आप साइंस ओलंपियाड ले सकते थे। अगर मैथ्स पे करना होता तो आप मैथ्स कर सकते थे। अगर आपको लैंग्वेज पे करना होता तो आप IEO ले सकते थे। लेकिन अगर आप IGKO ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज़ में है। यू आर इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट फॉल्स अंडर द सन, एंड दैट इज वाई वी ट्राई टू कवर all the myriad subjects that can be completed and that can be thought of, all right। और इसी तरह से हमारा अप्रोच रहेगा IGKO के बारे में, and this is how we are going to go about it, and as they say हम होंगे कामयाब। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हम धीरे धीरे करके इसी तरह पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते जाएंगे, okay। As you can read over here, we are going to discuss about World Heritage Sites in India. World Heritage Site जो हमारे यहाँ है, आप देख सकते हैं एक ऐसी साइट जो कि पीछे है। ये ऑब्वियसली ताजमहल है, मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे यहाँ का सबसे फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है, ऑलराइट। सो ये तो बहुत फेमस है। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम उन साइट्स की बात करने वाले हैं जो कि उतने फेमस शायद नहीं है या इससे थोड़े से कम है, लेकिन हैं बहुत फेमस, ओके। और उनको क्यों इसमें रखा गया है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम वन लाइनर्स में करेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वन लाइनर्स में उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। आप सिर्फ चार्ट जो है अगर आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम उनको सिर्फ वन लाइनर्स में याद रखेंगे ताकि आपको अगर कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। नाउ सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यूनेस्को, आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, ऑफ कोर्स आप 9th ग्रेडर्स हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये इंटरनेशनल बॉडीज़ के नाम पता होंगे, जैसे UN होता है, यूनेस्को होता है, WHO होता है, ILO होता है, राइट। आई एम वेरी श्योर दैट यू नो द नेम्स ऑफ दीज इंटरनेशनल बॉडीज़। बट अभी हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका 3 चीज़ों पर इसका मेन फोकस होता है, जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जाहिर सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की, जब हम बात करते हैं
कुछ साइट्स की, तो हम जो साइट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के अंदर आती हैं, अंतर्गत आती हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है एजुकेशन पे, साइंटिफिक पे और कल्चरल एडवांसमेंट में, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है, वो उन साइट्स को अपनी उसमें लिस्टिंग में लाती होगी जिनका इन 3 क्राइटेरिया में महत्व होता होगा, या बेसिक ह्यूमन काइंड के लिए, या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या ह्यूमन हिस्ट्री से उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक होता होगा, रिलेटेबिलिटी होती होगी, राइट। हम पढ़ते हैं, यूनेस्को इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूट्स by building peace, eradicating poverty, sustainable development, and spreading awareness regarding the intercultural through education, the science, culture, communication, and information. यूनेस्को के बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारे रोल्स डिफाइंड होते हैं। आगे अगर हम स्टैटिक डीजीके का एक और सेशन करेंगे जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि यूनेस्को का मतलब होता है कि वो वर्ल्ड में जो भी एजुकेशनल, साइंटिफिक या कल्चरल एडवांसमेंट्स हैं, या इंटरलिंगुअल चीज़ें हैं, या इंटरकल्चरल चीज़ें हैं, उनको साथ लाने का काम करती है। और इट ट्राइज एट बिल्डिंग पीस, इट ट्राइज एट बिल्डिंग द रैपो, द रिलेशन बिटवीन different countries on the platform of scientific development, cultural bounding, cultural cooperation and educational development, right? इस तरह का उसका फोकस होता है। तो जाहिर सी बात है जो बिल्डिंग्स या जो साइट्स यूनेस्को के अंतर्गत हेरिटेज साइट्स में आती हैं, वो साइट्स होती हैं जिनका कुछ ना कुछ बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है, कुछ ना कुछ बहुत मेजर रोल होता है, कुछ ना कुछ बहुत मेजर उसका, अगर आप देखते हैं चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, उसकी कल्चरल, उसकी जो जिसको आप कहते हैं कि उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो, या एजुकेशन की फील्ड में वो कुछ बहुत ज़्यादा सिखाता हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि जैसे कि अभी जो हमारा 40th जो हमारे यहाँ इंडिया में जो 40th साइट हमारे यहाँ इनकलकेट की गई है इस लिस्ट में, वो ढोलावीरा की साइट है, जो कि 44th कन्वेंशन जो हुआ अभी यूनेस्को का, उसमें चाइना में, उसमें ये इंक्लूड की गई है हमारे यहाँ, राइट। तो ढोलावीरा की साइट जो है बेसिकली वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ये नाम आता है ढोलावीरा का, राइट। बहुत सारे नाम जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पता है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ढोलावीरा एक साइट है गुजरात में जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, और उसको अभी इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो कि हमारे यहाँ की 40th साइट भी है। ओके, सो नाउ यू नो कि किस तरह की साइट्स इंक्लूड होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू अदर थिंग्स। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। अब इसका जवाब तो मैंने आपको दे ही दिया कि ढोलावीरा की साइट जो है वो हमारे यहाँ की 40th हेरिटेज साइट मानी जाती है। अभी तक बेसिकली हमारे यहाँ 38 हेरिटेज साइट्स मानी जाती थी, और 44 जो कन्वेंशन हुआ है अभी यूनेस्को का चाइना में, जो लास्ट कन्वेंशन था, उसमें हमारे यहाँ की 2 साइट्स उसमें इंक्लूड की गई हैं। एक मंदिर है जो कि तेलंगाना में है, और एक ढोलावीरा की साइट है जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, अब हम आ जाते हैं विच साइट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब एक्चुअली 1977 में हमारे यहाँ की जो कंट्री, हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नेंस थी, उसने 14 नवंबर 1977 में ये चीज़ डिसाइड की कि अब हमारे यहाँ की जो कंट्रीज़ की, हमारी कंट्री की जो भी साइट्स हैं, राइट, उनको हम इसमें इनलिस्ट होने देंगे, या हम उनको एक्सेस देंगे कि वो हमारे यहाँ की जो भी हमारे यहाँ की साइट्स हैं उनको इनलिस्ट करें यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। और सबसे पहली जो हमारी साइट्स जो हमारे यहाँ इंक्लूड हुई वो 1983 में हुई, अजंता एलोरा की केव्स और आगरा फोर्ट जो कि आगरा में है, राइट। तो ये 1983 में हमारे यहाँ इंक्लूड हुई है। तो पहली जो साइट है वो आपको मालूम है कि आगरा फोर्ट, अजंता एलोरा की केव्स है, और लास्ट जो है वो है ढोलावीरा। अभी तक की जो लास्ट है दैट इज 40th इज ढोलावीरा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कंसिडर्ड एज द नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स नो प्राइस फॉर गेसिंग, ये बात तो आपको सबको पता है। जितने भी हमारे यहाँ बाहर से वीआईपीज आते हैं, बड़े बड़े डिप्लोमैट्स आते हैं, कंट्री के प्रीमियर्स आते हैं, डिफरेंट कंट्री के प्रीमियर्स आते हैं, उन सबको इंडिया में जो एक जगह जाना है वो बहुत कंपलसरी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको मालूम है ना, वो ताजमहल के सामने वाली जो एक बेंच है, उस पर मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा जो इंडिया आया है और उस बेंच पे बैठ के उसने फोटो नहीं खिंचाई, राइट। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप उस पे ले लीजिए बिल क्लिंटन को, चाहे आप उस पे ले लीजिए जो बाहर के बाकी प्रीमियर्स आते हैं, चाहे आप उस पे ले लीजिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, हर
आदमी जो बाहर से इस कंट्री में आता है, सबसे पहले जो हम अपनी तरफ से उसको एज अ स्टेट गेस्ट ले जाते हैं, वो हम उसको दिखाने ले जाते हैं ताजमहल। ओके, सो नो प्राइस फॉर गेसिंग कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारा नेशनल हेरिटेज है, जो हम मानते हैं, जो प्राइड ऑफ इंडिया कहलाता है, दैट इज ताजमहल। और ये ताजमहल कहाँ बेस्ड है, कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है आगरा में, ऑफ कोर्स। नाउ व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? और वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को हर साल। ग्लोबली वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड इन द अकाउंट टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड डिफरेंट कल्चर एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट एंड साइट ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइट? कोई भी दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम कोई भी दिन सेलिब्रेट करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को कमेमोरेट करने के लिए। हम कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं उस जो एक भाव है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट? हम दिन सेलिब्रेट करने से हमारा मतलब होता है कि हम एक जो बेसिकली फीलिंग है ना, जो भाव है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब यूनेस्को का जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करना, तो उसका मतलब होता है कि हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ये सोच के कि इस दिन ये जो पर्टिकुलर दिन है, इस दिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली वर्ल्ड टॉलरेंस की, इस दिन हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस की, इस दिन हम बात कर रहे हैं को कल्चरल एग्जिस्टेंस की, इस दिन हम बात कर रहे हैं को एग्जिस्टेंस की, राइट? तो बेसिकली इसका जो मतलब है वो ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए एक दूसरे के कल्चर के बारे में। वर्ल्ड एक दूसरे के जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं, जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुनिया के हिस्से में क्या हो रहा है, एक अलग दुनिया के हिस्से में क्या हो रहा है, और ये पूरी दुनिया को समेट के साथ में लाने वाली बात है, और इस वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आते हैं हमारी लिस्टिंग पे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्टिंग पे, राइट? जैसा मैंने आपसे कहा कि हम क्योंकि जीके के लिहाज से इसको पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वी नीड टू नो इज हमें नाम जानने हैं और हमें इनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जानने हैं। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो ऑब्वियसली ना हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना हम सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, राइट? हम जीके का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू कवर लॉट ऑफ सिलेबस एंड वी डी नॉट गो एंड जस्ट मग अप अ ब्रेन विथ एवरीथिंग दैट इज देयर, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी भूल जाएंगे, राइट? सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। लिस्ट है, पढ़ते चलो, आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि ये साइट्स क्यों आती हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड दैट इज इट। ओके, अब जैसा मैंने आपसे कहा अजंता केव। अजंता केव कब इंक्लूड की गई? 1983 में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और फेमस काय के लिए है ये बुद्धिस्ट रॉक कट केव के मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। वो रिचली डेकोरेटेड है पेंटिंग और फ्रेस्कोस से, और उसकी जो कुछ अब तो बहुत सारी उसकी केव्स हैं जो कि बंद कर दी गई हैं, और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो गुप्ता काल में बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आई थी, राइट? जब गुप्त काल की हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, तो बेसिकली जो उसकी स्टार्टिंग थी वो मौर्य डायनेस्टी से मानी जाती है, लेकिन गुप्ता काल में आते आते उसकी उसका जो डेवलपमेंट था वो बहुत चरम पे जाता है अपने, और इनका जो डेवलपमेंट है, इनका जो कटाव है और जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर इसमें बनी हैं। अजंता की केव में एक बहुत अच्छी बात ये भी मानी जाती है, इसमें कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि अभी भी रिस्टोर्ड हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि अभी भी बहुत उनकी इंपॉर्टेंस है, जिसमें से एक बुद्धा की पेंटिंग मानी जाती है। स्पेशली बुद्धा की एक पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है, जिसमें पूरा चरितार्थ किया गया है कि उसमें वो क्या करते हैं कि वो जा रहे हैं, वो खड़े हैं। आपको मालूम है गौतम बुद्धा के बारे में, गौतम बुद्धा ने वो बेसिकली राजा थे, वो रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन क्योंकि वो संसार की ये पूरा जितना दुनियादारी है, वर्ल्डनेस है, और दुनिया में जितना दुख है, तकलीफ़ें हैं, उसको देख के उनका मन जो है बहुत भारी हो जाता है और वो फाइनली दुनिया को त्याग देते हैं। लाइक रिनंसिएशन ऑफ बुद्धा, ये आपको मालूम होगा। तो जब उन्होंने वो त्यागते हैं तो रात में वो सोते हुए अपनी पत्नी को और अपना जो उनका बेटा रहता है राहुल, उसको छोड़ के वो जाते हैं। और इसमें एक पेंटिंग का डिपिक्शन है जो कि गौतम बुद्धा जा रहे हैं और वो पीछे पलट के सोती हुई अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल की तरफ देखते हैं, और उनकी आंखों में बिल्कुल भी जिसको आप कहते हैं ना मोह का भाव नहीं है या कोई अटैचमेंट का भाव नहीं है। मतलब उन्होंने अपने आप को इतना डिटैच कर लिया था, उन्होंने अपने आप को इतना अलग कर लिया था कि उनके अंदर कोई भी ग्लानि का या मोह का भाव नहीं है। इस वजह से उस पेंटिंग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट? तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बारे में आपको ये पता चल गया है कि बेसिकली बुद्धिस्ट
रॉक कट केव्स मॉन्यूमेंट्स हैं। ओके, सो नाउ यू नो अबाउट इट। इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है काफ़ी। एक स्लीपिंग लड़की की पेंटिंग है जिसको बहुत अच्छे से माना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट डाइंग है, उसकी पेंटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब इसके बारे में अगर हम ये पढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है अजंता की जो गुफाएं हैं वो इग्नियस रॉक को काट के बनाई गई हैं, राइट। ये मैंने थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का भी पार्ट दे दिया है, हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी भी पता चल जाएगी कि इग्नियस रॉक्स को काट के अजंता की केव बनाई गई हैं। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं वो हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो सबसे प्रिमिटिव रॉक्स होती हैं जो कि वर्ल्ड में पाई जाती हैं, राइट। ये बिल्कुल पोरस नहीं होती हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं, इनमें कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें कोई लेयरिंग नहीं होती है, और ये सबसे पहली जो रॉक फॉर्मेशन है अर्थ पे वो इग्नियस रॉक्स मानी जाती हैं। ओके, सो नाउ यू नो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अजंता की केव, अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि अजंता की केव कौन सी रॉक को काट के बनी है, तो आपको पता है झट से कि वो इग्नियस रॉक्स को काट के बनी है, राइट। तो बेसिकली जी के ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं चलना है कि भाई मैं तो ये बात कर रहा हूँ तो ये हम जब पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें साथ में और भी जानकारियाँ लेके साथ में चलते हैं। तो अभी हमने जैसे जी के भी पढ़ लिया, थोड़ी सी हिस्ट्री भी पता चल गई आपको, थोड़ा सा आपको पेंटिंग्स के बारे में भी पता चल गया, और आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब इसी तरह हम आते हैं सेकंड पे जो कि है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो है वो भी 1983 में हमारे यहाँ इंक्लूड हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में, और ये महाराष्ट्र में है। ये बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज के लिए फेमस है, ठीक है। ये एक्सकवेटेड हुई थी एक हिल में, एक चट्टान को काट के इसको एक्सकवेट किया गया था, एंड इट इज अ रॉक कट आर्किटेक्चर। ये भी एक रॉक कट आर्किटेक्चर है, और एक बड़ा सा विशालकाय जो हिल है उसको काट के उसको काफ करके बनाई गई हैं। अब हम आते हैं थर्ड पे जो कि अगेन 1983 में हम बात कर रहे हैं आगरा फोर्ट की। आगरा फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगरा फोर्ट के बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं, क्योंकि आगरा फोर्ट एक्चुअली जब हम मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं तो हम मिडीवल इंडिया पे आ गए हैं, राइट। तो मुगल डायनेस्टी शायद मिडीवल इंडिया में एक ऐसी डायनेस्टी है जिसके बारे में हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा लिखा गया है, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स हैं, सबसे ज़्यादा हमने हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी जिसको आप कहते हैं ना वेरी काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग फेज इन इंडियन हिस्ट्री, जब हम मिडीवल हिस्ट्री में भी आप खासकर मुगल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो आगरा फोर्ट जो है बेसिकली एज यू नो कि हम बात कर रहे हैं मुगल टाइम्स की, जो कि हम बात कर रहे हैं मिडीवल इंडिया की। ये आगरा में है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है मुगल टाइम्स का, जिसमें बादशाह अकबर के नाम से इसको रिलेट किया जाता है। ये जो है ये एक आगरा जो ताजमहल का जो हिस्सा है उसी के आसपास की विसिनिटी में है, और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने दीवाने ख़ास और दीवाने आम सुना होगा, जब हम बात करते हैं आगरा की, जब हम बात करते हैं अकबर की, तो आपको ये एकदम क्लिक कर जाएगा कि हम बात कर रहे हैं आगरा फोर्ट की, जो कि 1983 की है। अब हम आते हैं चौथे पे। दिस इज वन नेम दैट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी जैसे कि हम कहते हैं ना आप सूरज को दिया दिखाने जैसी, राइट। तो मैं ऐसी कोई चीज़ शायद आपको ताजमहल के बारे में नहीं बता पाऊंगी जो आपको शायद ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं, और शायद कोई जानकारी मैं आपको थोड़ी बहुत ऐसी दे पाऊँ जो आपको ना आइडिया हो। जैसे कि शायद आपको इस बारे में नहीं पता होगा कि ये तो हर सब जानते हैं, जग ज़ाहिर फैक्ट है कि ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए, उनकी मोहब्बत में, राइट। उनकी वो कहती हैं कि मेरे लिए एक, जब मैं चली जाऊँ तो मेरे जाने के बाद एक मकबरा बनाना, और फिर उनके लिए वो मकबरा बनाया गया, और बहुत सालों बाद उनकी जो डेड बॉडी है उसको ला के दफनाया गया ताजमहल में। जब ताजमहल बन के तैयार हो गया, इसको बनाने में बहुत सारे साल लगे, कुछ तकरीबन 16 साल लगे, ये हम सब जानते हैं। मार्बल के बना हुआ है, ये भी हम जानते हैं। यमुना के तट पे बना हुआ है, ये भी हम जानते हैं। दुनिया की, हमारे यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी हम जानते हैं। और दुनिया में लोग ताजमहल को प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि इसके ऊपर बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी नज़में, बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारा सब कुछ लिखा गया है, राइट। लोग इसको, खैर इसके बारे में लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं। कई लोग इसको प्रेम का प्रतीक मानते हैं, तो उन्होंने
इसको घर पे रखते हैं, इसका जो मॉन्यूमेंट है इसकी जो सूवेनियर के तौर पे इसको घर पे रखते हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये इट इज़ अ मकबरा, उसके बाद उसको घर पे रखना ठीक नहीं होता, तो वो ये नहीं करते। पोएट्स की भी इस पे बहुत अलग अलग विचार रहे हैं, कई लोगों ने इस पे बहुत बड़ी बड़ी नज़में लिखी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अगेंस्ट भी बोला है। उसमें से जो अगेंस्ट बोलने वाले थे उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है साहिर लुधियानवी का। साहिर लुधियानवी इंडिया के हिंदुस्तानी एक बहुत बड़े शायर रहे, बहुत उनका नाम है। ही वॉज अ वेरी फेमस लिरिसिस्ट, बहुत उनके गाने बहुत फेमस रहे। आपने उनका शायद कुछ एक गाने सुने भी होंगे, जैसे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो साहिर लुधियानवी की नज़्म थी। उन्होंने ताजमहल के बारे में जो उनके व्यूज़ थे वो थोड़े से अलग थे। उन्होंने कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम मुफलिसों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ठीक है, तो उनका मतलब था कि जो वो शहंशाह थे तो उन्होंने ताजमहल बना दिया, लेकिन वो कोई प्रेम का प्रतीक नहीं है। खैर, वो अब हमने बात कर दी, वो मैंने आपको थोड़ा सा एक लिटरेचर के साइड भी बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। अब मैं आपको बताती हूँ शायद जो एक फैक्ट आपको नहीं पता होगा, और वो ये है कि ताजमहल जो था उसके एक चीफ आर्किटेक्ट थे, और वो उस्ताद अब्बास के नेतृत्व में 16 साल में बना था। ऑलराइट, ये शायद आपको नहीं पता होगा। ओके, this is one of the 7 wonders of the world. King Shah Jahan had built this structure in the memory of his third wife, Begum Mumtaz Mahal. अब हम आते हैं 6th पे, जिसपे हम बात कर रहे हैं सन टेम्पल की। सन टेम्पल को हमारी लिस्ट में इंक्लूड किया गया था 1984 में, और इसको कोणार्क टेम्पल के नाम से भी बहुत फेमस ये जगह मानी जाती है। राइट, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत सारी है। पहली चीज़ हम पढ़ लेते हैं, दिस टेम्पल इज फेमस फॉर द ट्रेडिशनल style of Kalinga architecture. Kalinga architecture, when we are talking about Kalinga architecture, we know that we are talking about the ancient world. We are talking about ancient India, और ये उड़ीसा में है। इसको कोणार्क टेम्पल के नाम से माना जाता है। ये सूर्य का सबसे बड़ा एक जो बहुत फेमस जो इंडिया में जो टेम्पल है जो सूर्य को पूजते हैं उसमें से एक माना जाता है। इसको एक दूसरा नाम इसका ब्लैक पैगोडा भी है। ओके, और ये कहा जाता है कि इसको सांबा, जो कि भगवान कृष्ण के बेटे थे, उन्होंने इसका जो वो था, जो पहला सूर्य टेम्पल था, जो निर्माण होता है ना कि वो पहला टेम्पल जो उसमें सूर्य की पूजा की जाएगी, वो उन्होंने बनवाया था। अब हम आते हैं 6th पे, जो है महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट 1984 में लिस्ट में इंक्लूड हुआ था। ये तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम, एज यू नो, दिस monument is famous for the largest open air rock relief Mandapas chariot temple, that is a Pallav dynasty architecture. Again, what we are talking about right now is we are talking about the different emperors in their times, और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन कराए थे हम उनकी बात कर रहे हैं। राइट, अभी हम बात कर रहे थे, अभी जो हमने बात की वो हम कलिंग डायनेस्टी की बात कर रहे थे, वो हमने मौर्य डायनेस्टी की बात की, गुप्ता की बात की। अब हम आ जाते हैं डाउन साउथ में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पल्लव डायनेस्टी आर्किटेक्चर। राइट, और ये जो है दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स, और इनकी इंपॉर्टेंस है। ये तमिलनाडु में है, और ये ओपन एयर रॉक रिलीफ मंडपास है। ऑलराइट, और ये चैरियट टेम्पल के नाम से फेमस है। अब हम आ जाते हैं, अब हमने टेम्पल्स कवर कर लिए हैं, 2 हमने अभी टेम्पल्स की डिस्कशन कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे पहला जो नेशनल पार्क था इंडिया में, वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनता है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, बहुत फेमस नेशनल पार्क माना जाता है। 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था लिस्ट में। काजीरंगा नेशनल पार्क, अगर आपने हिस्टोरिकल फोटोज देखी हो तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था लिस्ट में। 1984 में इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम में प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या होती है, और उससे थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ 2-3 साल पहले, उनकी काजीरंगा नेशनल पार्क में एक हाथी के ऊपर बैठी हुई फोटो है, जो कि बहुत, जब उनकी डेथ हुई तो काफ़ी दुनिया भर के पेपर्स में और सारी जगहों पे फेमस हुई। आज भी अगर आप चाहेंगे तो आपको गूगल पे वो मिल जाएगी। ऑलराइट, सो खैर, अभी हम बात कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, और काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी जो है, जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी की उस पर बैठी हुई एक फोटो है, तो हाथी जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी भी पाए जाते हैं, और उनका जो संरक्षण है वो वहां किया जाता है। खैर, हम बात करते हैं फेमस फॉर वर्ल्ड्स 2/3 पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। राइनोसोरस, वर्ल्ड के 2/3 जो पॉपुलेशन है राइनोसोरस की, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, वो ऐसी जो सींग होती है ना सामने निकला हुआ, एक जिनका सींग होता है सब बड़ा सा,
उनकी जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो काजीरंगा में पाया जाता है। और उसके अलावा इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर की इन द वर्ल्ड, राइट। जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व, हमारे यहाँ बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व्स हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, वी आर टॉकिंग अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स हैं इन द वर्ल्ड, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, राइट। वाइल्ड वाटर बफेलोज है, एलिफेंट्स मैं आपको बता ही चुकी हूं, स्वैम्प डियर्स है, एंड द पार्क इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, राइट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंस काहे की है कि इसमें बहुत ज्यादा फौना बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ का, मतलब राइनोसरस हैं, बर्ड्स हैं, टाइगर्स की सबसे डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी है, एलिफेंट्स हैं, बफेलो हैं, स्वैम्प डियर्स हैं, सो वी नो दैट, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, अब हम आते हैं केओलादियो नेशनल पार्क पे। ये अगेन 1985 में इसको इंक्लूड किया गया और ये राजस्थान में है। ये नेशनल पार्क इज पॉपुलर फॉर मैन मेड वेटलैंड बर्ड सेंचुरी, हॉटस्पॉट फॉर ornithologists and Siberian cranes, right? वो लोग जिनको बर्ड वॉचिंग का शौक होता है उनके लिए दिस इज नोन एज द पैराडाइज। इसका जो सिंपल सा नाम है वो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी और ये राजस्थान में है, ओके। और ये बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से जाते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा दैट इज अ पैराडाइज फॉर द बर्ड लवर्स एंड बर्ड वॉचर्स। आपको मालूम है बर्ड वॉचिंग बाकायदा एक एक्टिविटी होती है और बहुत लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं और बाकायदा जाके उनके पास दे स्पेंड डेज वॉचिंग बर्ड्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कौन सी स्पीशीज़ की हैं और उनकी क्या उनके बारे में, उनकी लाइफ स्किल्स के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने में और उनका जो बेसिकली उनका प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन साइकिल है, उसके बारे में पढ़ने में बहुत एफर्ट लोग डालते हैं। अब हम आते हैं, अगेन वी आर कमिंग टू दी, ये आप देख सकते हैं एक और चीज़ आपको इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि चाहे हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, चाहे हम बात करें केओलादियो नेशनल पार्क की, चाहे हम बात करें मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कि तकरीबन जितनी बाकी हैं बाद में जो 3 जो नाम है जो बाद में इंक्लूड होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, वो 3 नाम लगातार जो है वो मंदिर के या किसी और जगह के ना होते हुए सीधे सीधे नेशनल सेंचुरीज हैं या फौना के ऊपर फोकस करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। दिस इज 1985, दिस इज अगेन बेस्ड एट असम और इसकी अहमियत क्या है? दिस सेंचुरी इज फेमस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। ये 3 रिजर्व को, ये सेंचुरी जो है वो 3 रिजर्व्स हैं इसमें। पहला जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है और इस कारण ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। 10th जो है वो है बेसिकली चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। अब हम जब बात करते हैं चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा की, सो ऑफ कोर्स अगर आप कभी गोवा गए हैं या अगर आप नहीं भी गए हैं तो आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज हैं जिनकी शूटिंग गोवा में होती है, एंड यू नो दैट दे आर यू सी सच ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर, यू सी सच ब्यूटिफुल कैथेड्रल्स, यू सी सच ब्यूटिफुल चर्चेज। इतने सुंदर चर्चेज, इतने सुंदर कैथेड्रल्स, इतने सुंदर मॉन्यूमेंट्स वहाँ पर हैं दैट टेक्स यू बैक टू देयर काइंड ऑफ, आपको वो एकदम वाइब देते हैं, आपको पोर्चुगीज टाइम की या यूरोपियन वाइब आपको देते हैं, राइट। एंड व्हेन यू गो टू गोवा यू आर कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन, राइट। जब लोग कहते हैं कि जब वो गोवा जाते हैं छुट्टी मनाने तो ऑब्वियसली वो चाहे कितने भी कंजर्वेटिव हो, कितने भी ट्रेडिशनल हो, बट दे गेट अलॉन्ग द वाइब ऑफ गोवा, ओके। सो मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि उनको चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा को क्यों इंक्लूड किया गया। ऑफ कोर्स वी नो कि हमें ये तो मालूम है कि अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत सारी हुकूमत की है ना, कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के बारे में हमें पता है, ब्रिटिश कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के बारे में हमें पता है, पर जो गोवा के जो चर्चेज और कॉन्वेंट हैं उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर का है, क्योंकि पोर्चुगल्स ने बहुत टाइम तक गोवा जो है वो पोर्चुगीज़ की कॉलोनी रही, हमें ये भी मालूम है। तो उस पर जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश तो है ही, राइट। पर चर्चेज ज़्यादातर जो हैं वो पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर के नमूने माने जाते हैं और ये 1986 में लिस्ट में आते हैं, काहे की ये आते हैं लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। और ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस हैं, जैसे कि फर्स्ट लैटिन राइट मास के लिए फेमस है, जो कि एशिया में फर्स्ट लैटिन राइट मास बोला जाता है, ओके। नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 11th व्हिच इज द मॉन्यूमेंट ऑफ खजुराहो। खजुराहो 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है
और खजुराहो एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत छोटी सी जगह है जो मध्य प्रदेश में आती है। और ये अगर आप इसके पास जाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मेजर बड़ी सिटी है वो झांसी की सिटी मानी जाती है। उसके अलावा छतरपुर एक और शहर है जो उसके काफ़ी पास पड़ता है। और इसमें आप क्या करते हैं, ये बेसिकली चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था और चंदेला डायनेस्टी ने इसको बनाया था। इसमें बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स आर बिल्ट देयर एंड the monument is popular for the group of Jain and Hindu temples. It is situated 175 kilometers southeast of Jhansi, well known for the Nagara style symbolism and erotic figures and sculptures. Actually, खजुराहो में वैसे देखा जाए, अगर आप खुद कभी गए हो या आपके पेरेंट्स ने बताया हो आपको, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है मंदिर का, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ स्टाइल और लाइफ के बारे में, जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिपिक्ट की जाती है। पर वेस्टर्नर्स का इसमें इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि ये माना जाता है कि ये सिंबॉलिज्म बन गया एरोटिक आर्किटेक्चर का, राइट। एरोटिक आर्किटेक्चर का ये सिंबॉलिज्म बना और ये चंदेला डायनेस्टी में बनाया गया था। जब इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन हुआ उससे पहले चंदेला डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी और उसके दौरान ये बनाया गया मॉन्यूमेंट माना जाता है। ओके, अब हम आते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी पे, जो कि 1986 में है और ये कर्नाटक में है। ये अगेन हम बात कर रहे हैं, वी हैव गॉन डाउन साउथ, और इसमें हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरस किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगरा का जो प्रॉस्पेरस जो किंगडम था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है जब हम हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात करते हैं, राइट। कुछ जो एम्पायर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे विजयनगर इंपॉर्टेंट जो किंगडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर्षा की डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। द्रविडियन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हिस्टोरिकली। तो उसमें से ये जो एक टाइम था ये विजयनगर किंगडम के दौरान बना था। The ruins at the Hampi depict the fine Dravidian style of art and architecture. As I said, ये Dravidian style of art and architecture इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और उसका जो स्टाइल है वो इसमें दिखाई देता है, झांकता है, झलकता है, right? The most important heritage monument in the site is विरूपाक्षा टेम्पल, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर तरह की जो द्रविडियन, जो टिपिकल जो द्रविडियन स्टाइल है वो बिल्कुल जो उसकी जो बनावट है, जो उसका आर्किटेक्चर है वो टिपिकल द्रविडियन आर्किटेक्चर है और ये विजयनगर एम्पायर का हिस्सा था। अब हम आते हैं 13वें पे। 13वां जो नाम है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अगेन हम आ गए हैं मुग़ल टाइम की बात करने पे। और फतेहपुर सीकरी का नाम जोड़ा जाता है दो नामों से जो बहुत फेमस नाम है। कौन से? मुग़ल डायनेस्टी में भी एक नाम जो है वो है अकबर का, अकबर द ग्रेट जिनको कहा जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और एक उनके बेटे का, उनके शहजादे का जिसका नाम था जहांगीर, राइट। तो फतेहपुर सीकरी की जब हम बात करते हैं तो 1986 में ये वर्ल्ड यूनेस्को की साइट में आता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये आगरा में ही है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो ऑब्वियसली मैं आपको बताती हूँ। इट्स अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फोर मेन मॉन्यूमेंट, द जामा मस्जिद, द बुलंद दरवाज़ा, 5 महल एंड द जोधा बाई का महल, दीवान खास एंड दीवान आम इसके अंदर आता है फतेहपुर सीकरी में। ये बेसिकली लेट 16th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। और फिर क्या होता है कि ये अकबर इसको अपना कैपिटल बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे कुछ मुश्किलें आती हैं, पानी की कमी हो जाती है, फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ी सा अनरेस्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, एनेक्सेशन और हमले और ये और वो होने लगते हैं। तो फिर अकबर अपना जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर देते हैं लाहौर में, पर इसको फिर वो दोबारा इसको बनवाना चालू करते हैं 16th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत जो फेमस जिसको हम कहते हैं कि एक नाम था सलीम चिश्ती साहब का। सलीम चिश्ती साहब ने उनके होने वाले बेटे जो कि होने वाले जो किंग थे, जो होने वाले शहंशाह थे हिंदुस्तान के, जहांगीर के होने की बात कही थी, प्रेडिक्शन किया था। ओके, तो इसके लिए ये फतेहपुर सीकरी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम आ जाते हैं एलिफेंटा केव पे। एलिफेंटा केव जो है वो 1987 में महाराष्ट्र में है। ये 1987 में हमारी लिस्ट में इंक्लूड की गई थी और ये पॉपुलर है बुद्धिस्ट और हिंदू केव्स के लिए। सिचुएटेड जो है वो आइलैंड पे है। एक आइलैंड है जो कि अरेबियन सी के बीच में बना हुआ है। यहाँ तक आपको पहुँचना हो तो यू हैव टू टेक अ फेरी और यू हैव टू टेक अ बोट एंड देन यू कैन राइड टू एलिफेंटा केव। ओके, और इसके बेसाल्ट रॉक को काट के इसको बनाया गया था। बेसाल्ट रॉक था, बेसाल्ट रॉक को ही काट के एलोरा की केव्स भी बनाई गई थी, राइट। और एलिफेंटा की केव्स भी जो है बेसाल्ट रॉक को काट के बनाई गई थी और
इसको बेसिकली शिव टेम्पल्स के लिए ये फेमस है। अब हम आते हैं 15th पे, जो कि हम बात करने वाले हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987 की हम बात करने वाले हैं। एंड नाउ वी नो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायनेस्टीज। अगेन हमने चोला डायनेस्टी का नाम सुना हुआ है, और चोला टेम्पल्स जो हैं वो चोला डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे, राइट। अब इस टेम्पल को दे आर फेमस फॉर चोला आर्किटेक्चर के लिए, स्कल्पचर के लिए, पेंटिंग के लिए, और स्पेशली ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए ये बहुत फेमस माने जाते हैं। इसमें जो ब्रॉन्ज कास्टिंग इन टेम्पल्स में की गई है वो पहले अपने तौर पे एक अलग तरह की है, वो अपनी तरह का एक ही नमूना है, और उसको बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है, जो कि चोला किंगडम के टाइम पे, चोला किंग्स के टाइम पे करवाई गई थी। ओके, बेसिकली जब हम बात करते हैं ना प्रिजर्वेशंस की, जब हम बात करते हैं हेरिटेज की, तो वी ट्राई टू प्रिजर्व हिस्ट्री, वी कैन नॉट सेपरेट हिस्ट्री फ्रॉम कल्चर। जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम उसको हिस्ट्री के पार्ट को उससे अलग नहीं कर सकते। हिस्ट्री का पार्ट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने जैसे कि देखा, वी स्पोक अबाउट मुगल डायनेस्टी, वी टॉक अबाउट मौर्य डायनेस्टी, वी टॉक अबाउट चंदेला डायनेस्टी, वी टॉक अबाउट विक्रमादित्य की हमने डायनेस्टी की बात की, हमने हर्षवर्धन की बात की, हमने द्रविडियन स्टाइल की बात की, हमने चोला डायनेस्टी की बात की, हमने पल्लव डायनेस्टी की बात की, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेस्टीज, जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक कंट्री की जो ग्रोथ है वो उनकी जो डायनेस्टीज हैं जिनके अंडर वो रहती हैं उनका इन्फ्लुएंस आता है, और उसको आप डाइवर्स अलग नहीं कर सकते। दे गो हैंड इन हैंड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री वी टॉक अबाउट कल्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। सो इट इज काइंड ऑफ अ इंटरसेक्टेड थिंग। ओके, सो यहाँ पे खैर हम बात कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं 16 पे, जो कि अब हम आ जाते हैं 16th पे, जो कि है पत्तादाकल मॉन्यूमेंट, जो कि 1987 में इंक्लूड किए गए थे, और ये पड़ते हैं कर्नाटक में। और राइट, अब इनकी इंपॉर्टेंस जो क्या है, बेसिकली ये चालुक्य किंगडम के टाइम पे बनाए गए हैं, और इनको जो पॉपुलर है वो बेसिकली इसमें इट इज नोन फॉर द चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड ब्लेंडेड विद इन नागारा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे ये बने हैं, और इसमें नागर और द्रविडियन दोनों ही आर्किटेक्चर का फॉर्म देखा जा सकता है। अब जब हम इन पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये काफ़ी फेमस टेम्पल्स हैं। इनको लोकल लैंग्वेज में लोग अलग नामों से भी बुलाते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एक रानी ने बनाए थे, एक पत्नी ने बनाए थे अपने पति की विजय सेलिब्रेट करने के लिए उनके विरोधियों के अगेंस्ट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोचक सी जानकारी है, क्योंकि वो जो राजा थे जिनके लिए ये जिनकी उसकी विक्ट्री कमेमोरेट करने के लिए उनकी पत्नी ने बनाए थे, वो थे विक्रमादित्य II, और वो जो किंग्स थे जिनके अगेंस्ट उन्होंने उनकी विक्ट्री से वो की थी, कमेमोरेट की थी, और उसकी खुशी में उन्होंने इनका निर्माण कराया था, वो थे पल्लव किंग्स। जब पल्लव किंग्स को हरा के विजयनगर जब महाराज विक्रमादित्य II आते हैं, तब उनकी पत्नी जो रानी रहती हैं वो इन मॉन्यूमेंट्स को बनवाती हैं। ओके, अब हम आते हैं 17th पे। 17 जो है वो सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क्स ये बहुत फेमस नेशनल पार्क्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। 1987 में ये हमारे यहाँ इंक्लूड किए गए हैं इस लिस्ट में। ये वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं, और सुंदरबन नेशनल पार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है बायोडाइवर्सिटी में। बहुत इनको दुनिया का ये सबसे बड़ा मैनग्रोव माने जाते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, मैनग्रोव जब हम बात करते हैं तो मैनग्रोव की वी ऑफ कोर्स नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट श्रब्स एंड ट्रीज दैट सस्टेन इन बेसिकली सलाइन वाटर की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो मैनग्रोव्स हमें मालूम है कि क्यों होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर। अगर सुंदरबन इनफैक्ट आज की डेट में उनको प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सुंदरबन के रिफॉर्म और रेस्टोरेशन पे काम कर रही हैं, और इसलिए कर रही हैं क्योंकि सुंदरबन इतना इंपॉर्टेंट मैनग्रोव माना जाता है कि अगर वो कहा जाता है कि अगर वो पूरी तरह हट जाए, अगर वो पूरी तरह मैनग्रोव जो है सुंदरबन अगर हटा दिया जाए, उसका पूरी तरह से डिफॉरेस्टेशन हो जाए, अगर उसकी जो जिसको हम कहते हैं ना, उसका अगर अस्तित्व जो है वो दुनिया से मिटा दिया जाए, तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ा सकता है। ओके, नेशनल पार्क इज पॉपुलर एज बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट सैंक्चुरी, मैनग्रोव फॉरेस्ट, बंगाल टाइगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत फेमस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि 1988 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। ये पड़ता है उत्तराखंड में। उस टाइम पे ये जो स्टेट्स हैं उनका हमारे यहाँ डिवीजन नहीं हुआ था। ये जो आपको मालूम है, जो बाद में जो स्टेट्स बने थे, पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। ये डिवीजन जो हुए ये 2000 में हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ बना, उत्तरांचल बना
और एक और स्टेट कौन सा बना है वो आप मुझे नीचे लिख के बताएंगे। ओके, ये आपका एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा नन्हा सा आपका जीके का टेस्ट है। 3 स्टेट्स डेवलप हुए थे 2000 में, उसमें से एक था उत्तराखंड जो कि जिसको पहले नाम रखा गया था उत्तरांचल, सेकेंड स्टेट था बना था छत्तीसगढ़, और तीसरा स्टेट कौन सा था वो नाम आप मुझे बताएंगे जो कि बिहार से अलग करके बनाया गया था। ओके, खैर अभी हम बात कर रहे हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स की, तो हम बात करते हैं कि जैसे कि आप पढ़ सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, ये बाकायदा इसको हिंदी में जो उसका नाम है वो उसको एग्जैक्टली समझा देता है कि ये इतनी खूबसूरत साइट है कि इसको तो नेशनल हेरिटेज में आना ही था। फूलों की घाटी इसको कहा जाता है, और ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए, ये फेमस है एशियाटिक जो वहाँ पे ब्राउन बियर्स हैं वो पाए जाते हैं, ब्लू शीप के लिए, और बायोस्फीयर रिजर्व तो वो है ही। और वाकई में अगर आप कभी आपको मौका मिलता है आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, थोड़ा सा एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे है, आपको वहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन या फ्लाइट आप नहीं लेंगे, बाय रोड ही जाना पड़ेगा आपको। तो आप जाइए और आप देखिए दैट इट ऑलमोस्ट फील्स एज इफ यू आर इन द हेवन। वो वाकई फूलों की घाटी है। ओके, अब हम आते हैं 19th पे और हम बात करते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ बुद्धा। 1989 में इसको इंक्लूड किया गया जो कि सांची मध्य प्रदेश में है। सांची अगेन एक छोटा सा शहर है विदिशा के पास, भोपाल के पास। बीच में जो सबसे बड़ा शहर माना जाता है वो भोपाल है, जो कि उससे तकरीबन कुछ मेरे ख्याल से 40-45 किलोमीटर दूर होगा, और वैसे वो विदिशा के पास माना जाता है। सांची बहुत फेमस माना जाता है बुद्धिज्म का, जिसको हम कहते हैं कि एपी सेंटर सांची को माना जाता है। जिस तरह सारनाथ की इंपॉर्टेंस है उसी तरह सांची की भी इंपॉर्टेंस है। और ये बेसिकली इट इज पॉपुलर फॉर द मोनोलिथ पिलर्स, पैलेसेस, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड धम्मा इंस्क्रिप्शंस। ये बेसिकली अशोका के समय से इसको बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। बुद्धा का ये बेसिकली सेंटर माना जाता है। बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा सेंट्रल कल्चरल इंपॉर्टेंस है इसकी। इसमें जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो देखा जाता है। स्तूपास हैं बेसिकली, राइट। सांची इज फेमस फॉर दी स्तूपास। जो स्तूपास आपने देखे हैं वो राउंड जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो आर्किटेक्चर होता है, उसके लिए सांची फेमस माना जाता है। और इसके अलावा जब हम सांची की बात करते हैं तो उसी के पास जो बहुत कम लोग जानते हैं कि एक लोकेशन है जिसको हमसे बोलते हैं सतधारा, और सतधारा में भी कुछ स्तूपास हैं जो पाए जाते हैं वहाँ पे, और वो उतनी फेमस नहीं है जितना सांची है, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी की प्लेसेस अबाउट बुद्धिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं। और यहाँ पे बुद्धिज्म, वैसे गौतम बुद्ध खुद तो कभी सांची नहीं गए थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स के अवशेष जो हैं वो यहाँ पाए गए हैं। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब हम बात कर रहे हैं हुमायूंस टूम की। हुमायूंस टूम, जिसको हम फिर से अगेन हम आ गए हैं घूम फिर के हमारी मुगल डायनेस्टी पर, जो कि हम बात कर रहे हैं मिडीवल इंडिया की, राइट। और ये इंक्लूड किए गए 1993 में, और ये दिल्ली में आता है। हुमायूं टूम दिल्ली में आता है। इट इज पॉपुलर फॉर प्रिकर्सन ऑफ ताजमहल एंड मुगल आर्किटेक्चर। इट कंस्टिट्यूट अ टूम, अ पेविलियन, वाटर चैनल्स एंड अ बाथ। हुमायूं टूम बेसिकली जैसे नाम है, जो शहनशाह हुमायूं थे उनसे जुड़ा हुआ है, और काफ़ी सारा ये सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है। बिल्कुल ये दिल्ली के बीचों बीच द हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। सेंट्रल दिल्ली तो नहीं बोलेंगे इसको, बट दिस इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और ये बहुत सुंदर सी जगह है। आज की डेट में इसके आसपास बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, बहुत बड़ा जू बन गया है, लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, लोग फोटोग्राफी कराते हैं। ये बहुत जिसको आप बोलते हैं ना विजिटर्स अट्रैक्शन जो दिल्ली का है, वन ऑफ द विजिटर्स अट्रैक्शन माना जाता है। और इट इज़ फेमस फॉर बाथ, इट इज़ फेमस फॉर द वाटर बॉडी विच ओवरलुक्स इट इज़ ब्यूटिफुल। ओके, अब हम आते हैं कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार अगेन बहुत फेमस मॉन्यूमेंट, हम सब ने नाम सुना हुआ होता है कुतुब मीनार का। जब हम कोई बात करते हैं किसी लंबी सी चीज की, तो हम या तो उपमा देते हैं ताड़ के झाड़ की, या फिर हम उसको उपमा देते हैं कुतुब मीनार की। ये काफी पोएटिक भी हो गया है। खैर, हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की, और हम बात कर रहे हैं उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी, राइट। 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, और ये दिल्ली में आता है। ऑफ कोर्स इंक्लूड कुतुब मीनार, आला दरवाजा, अलाई मीनार, कुतुब उल इस्लाम मॉस्क एंड टॉम ऑफ इल्तमिश एंड आयरन पिलर। ये आयरन पिलर काफ़ी फेमस हो गया है क्योंकि इसको काफ़ी फिल्मों में दिखाया गया है कि इस आयरन पिलर के अगर आप आसपास हाथ बांधते हैं तो आपकी जो भी विश है वो पूरी होती है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी लॉफ्टी, वेरी वाइड आयरन पिलर, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड योर हैंड अराउंड इट।
अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कुतुब मीनार. एज वी नो, ये दुनिया में इसलिए माना जाता है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट मिनरेट इन द वर्ल्ड. तो इसे तो होना ही था वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में. अब हम आते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी. ये जो रेलवेज है ना, ये अपने आप में ही इतनी सुंदर है कि लोग जब दार्जिलिंग, शिमला घूमने जाते हैं तो सिर्फ वो इन रेलवे लाइंस पे चलने के लिए जाते हैं, इनमें बैठने के लिए जाते हैं, इनकी सवारी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आसपास के जो दृश्य हैं, जो साइट्स हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो मिसमराइजिंग कि वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं. एंड यू फील लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन द यू आर ट्रैवलिंग अमिड्स्ट द क्लाउड. आपने बहुत सारे गाने इस पे बने हैं. एक थोड़ी सी मूवी के बारे में बात करते हैं हम. इसमें आपने वो गाना सुना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसमें शर्मिला टैगोर बैठती हैं किताब पढ़ते हुए और राजेश खन्ना नीचे से गाना गाते हैं. वो इन्हीं टॉय ट्रेन की बात हो रही है. या इसमें बहुत टाइम बाद परिणीता में सैफ अली खान, जो कि कोइंसिडेंटली शर्मिला टैगोर के बेटे हैं, उन्होंने भी इसमें एक गाना गाया है, जो कि गाना है कॉस्तो मजा समथिंग समथिंग समथिंग. आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग बट यू गॉट इट. और बेसिकली अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ भी लेते हैं हम कि क्या लिखा है. द मॉन्यूमेंट रेलवेज ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, द नीलगिरी माउंटेन रेलवेज एंड द कालका शिमला रेलवेज. ओके, तो आप बेसिकली कालका तक जाते हैं नॉर्मल ट्रेन से, फिर आपको वहाँ से मिलती है टॉय ट्रेन और आप फिर नज़ारों का लुत्फ लेते हुए शिमला तक पहुँच सकते हैं. एंड द सिमिलर थिंग हैपन्स विद दार्जिलिंग. तो आप चाहें तो आप वहाँ पे जाइए और आप आसपास के जो बहुत सुंदर से नज़ारे हैं उनका लुत्फ लेते हुए टॉय ट्रेन में घूम सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड हेरिटेज में तो आना बनता है इनका. अब खैर हम आते हैं 23rd पे, जो कि है महाबोधि टेम्पल. महाबोधि टेम्पल, इसको 2002 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया और इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बिहार में है और इसकी इंपॉर्टेंस है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट गौतम बुद्ध. हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं. उस टाइम पे हम बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से पहले वो राजा सिद्धार्थ थे और उसके बाद जब वो बोधि गए, बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे और वहाँ पे उनको जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है. उनका जो एनलाइटमेंट है वो माना जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उनको मिला था एनलाइटमेंट और वहाँ से वो गौतम बुद्ध बनते हैं जिनको हम जानते हैं और पूछते हैं. द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट, this was the place where Mahatma Buddha attained enlightenment. Bodh Gaya is considered as the holiest pilgrimage spot for the Buddhist. जाहिर सी बात है कि जब हम सांची को इतनी इंपॉर्टेंस मानते हैं क्योंकि वो बुद्धिज्म को प्रीच करती है, तो जहाँ पे बैठ के, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के स्वयं गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी. दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस ऑफ द बुद्धिज्म रिलीजन. बुद्धम शरणम गच्छामि, राइट, वो यहीं से आता है. खैर अब हम बात करते हैं 24th की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की, जो कि 2003 में इसके अंदर लाया जाता है. इसको लिस्ट में जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में लाया जाता है. ये मध्य प्रदेश में है. ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उससे तकरीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है. और इसकी जो इंपॉर्टेंस है, बेसिकली ये केव है, ये शेल्टर्स हैं. और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि उसमें कार्विंग मिली थी, उसमें जो पेंटिंग्स और कार्विंग्स मिली थी जो कि बहुत पुरानी मानी जाती हैं. मतलब वो इतना पुरानी मानी जाती हैं कि माना जाता है कि वो स्टोन एज के इंस्क्रिप्शंस माने जाते हैं उनको. फेमस रॉक पेंटिंग्स विद इन नेचुरल रॉक शेल्टर्स, स्टोन एज इंस्क्रिप्शन सिटिंग प्लेस भीमा. इसको कहा जाता है कि ये महाभारत के टाइम की कार्विंग्स है. और जो महाभारत के टाइम पे जब वो अज्ञातवास पे और वनवास पे रहते हैं पांडव, तब वो इस जगह पे आते हैं और ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं. और इसको जो इसका नाम भी है वो भीम के नाम पे पड़ा है, भीमबेटका. जो भीम, जो कि आपको मालूम है कि 5 भाइयों में से सबसे लंबे, सबसे शक्तिशाली थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है. और ये नेचुरल रॉक शेल्टर्स में बनी है. ये अपने आप, जो उनका कटाव है रॉक्स का, वो अपने आप है, इनको किसी ने काटा नहीं है. वो नेचुरल स्टेट में है वो रॉक्स, और उन पे स्टोन एज इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं. अब हम बात करते हैं 25वीं की. 25वां है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस या वीटी के नाम से जाना जाता था, वो 2004 में इस लिस्ट में आया है और ये महाराष्ट्र मुंबई में है. और इसकी इंपॉर्टेंस ये है दैट इज पॉपुलर फॉर सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स,
terror attacks in Mumbai in 2008 and Gothic style architecture. वैसे तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है इंडिया का, इसके लिए ये फेमस था। इसका जो गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर था उसके लिए ये बहुत फेमस था। बहुत इसका जो एरिया है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी वास्ट है, उसके लिए माना जाता था। ये मुंबई में है, इसके लिए माना जाता था। दिस इज द हेड ऑफिस ऑफ द हेडक्वार्टर्स माना जाता है सेंट्रल रेलवेज का, उसके लिए बहुत फेमस था। लेकिन ये एक रीज़न की वजह से इनफेमस भी हुआ, वो थे हमारे ऊपर जो मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक किए गए, जो कि ताज होटल पे किया गया, और जो सबसे पहले उसकी जो शुरुआत थी वो बेसिकली वीटी या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST जिसको कहते हैं उस पे हुई थी, जो कि आपको मालूम है 2008 में हुआ था, जिसमें नाम आया था कसाब का, राइट। तो उसके लिए इसको इनफेमस माना जाता है, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी और बहुत लोगों को अपने जानों की लोगों ने बलिदान दिए थे। अब हम आते हैं 26वें पे। 26वां जो है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि 2004 में इस लिस्ट में शामिल होता है। ये गुजरात में है और दिस प्लेस इज द ओनली कंप्लीट एंड अनचेंज्ड इस्लामिक प्री मुगल सिटी। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसको माना जाता है कि ये अकेली एकमात्र एक अदद, यू नो, दैट इज द सोल कंप्लीट एंड अनचेंज्ड इस्लामिक प्री मुगल सिटी है। बाद में तो ऑब्वियसली मुगलों का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा पड़ा, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आर्किटेक्चरल है उस पर उनका इन्फ्लुएंस आया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मानी जाती है क्योंकि ये शहर जो है इसको ये माना जाता है कि अकेली ऐसी एकमात्र शहर है जो कि कंप्लीट है और अनचेंज्ड है मुस्लिम सिटी के तौर पर प्री मुगल एरा की, right? The park also houses some of the ancient Chalcolithic Indian sites. इसमें कुछ Chalcolithic Indian sites भी हैं। Chalcolithic sites, again we are talking about the ancient India. We are talking about the India which was very very primitive, right? Ancient India की हम बात कर रहे हैं। जब हमने stages की बात की थी, जब human growth की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारी stages हैं, as you know, right? There's Paleolithic age, then there's Mesolithic age, then there's Chalcolithic age, then there's Bronze age. तो अभी हम बात कर रहे हैं Chalcolithic age की, so we know that we are talking about primitive play times and we are talking about ancient India. तो उस टाइम पे और स्टोन एज एरा के भी इसमें कुछ कुछ आपको वो मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, कुछ कुछ आपको जिसको आप कहते हैं कि कुछ कुछ कॉम्पोजिट्स आपको स्टोन एज के भी मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं फिर से रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट 2007 में इसको इंक्लूड किया गया, हालांकि बहुत लेट इंक्लूड किया गया। रेड फोर्ट को तो बहुत पहले इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए था। लाल किला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। लोग जब दिल्ली घूमने जाते हैं तो वो कुतुब मीनार देखते हैं, लाल किला देखते हैं, और अगर माना जाता है कि अगर आप दिल्ली गए हैं और आपने लाल किला नहीं देखा तो आपने क्या देखा, राइट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो तिरंगा लहराया जाता है वो सबसे पहले लाल किले पे लहराया जाता है जब हम बात करते हैं 15 अगस्त पे, और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं यहीं पे लाल किले से खड़े होकर देश को संबोधित करते हैं। पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि इसमें कब इंक्लूड किया गया, 2007 में दिल्ली में है। ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और इट इज पॉपुलर फॉर शाहजहानाबाद पर्शियन तिमूरी एंड इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल मोती मस्जिद, और इसके पास है मोती मस्जिद। हम बात कर रहे हैं पुरानी दिल्ली की, या आप समझ चुके होंगे जो कि हम बोलते हैं दिल्ली 6। ओके, नाउ लेट्स कम टू 28 विच इज अगेन इन दिल्ली, विच इज जंतर मंतर, जो कि पास में है कैनॉट प्लेस के, CP के, जिसको आजकल राजीव चौक कहा जाता है। और ये इंक्लूड किया गया 2010 में, अगेन दिल्ली में। फेमस फॉर आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, महाराजा जय सिंह लार्जेस्ट ऑफ द काइंड ऑब्जर्वेटरी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये अपनी तरह की एक ही ऑब्जर्वेटरी है और इसको एस्ट्रोनॉमिकल उसके लिए बहुत माना जाता है। जंतर मंतर को बेसिकली माना जाता है कि उसके एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत फेमस माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो टाइम का जो कैलकुलेशन है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ग्रहों का जो कैलकुलेशन है, उसके लिए जंतर मंतर की बहुत इंपॉर्टेंस है और उसको बहुत माना जाता है। वो अपनी तरह का एक ही मास्टरपीस दुनिया में है। अब हम आते हैं 29 पे, जो है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स 2012 में इंक्लूड किए गए। अगेन एज वी नो, वेस्टर्न घाट्स नाम सजेस्ट करता है कि इंडियन पेनिसुलर के हम जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, एंड ये तकरीबन 1600 किलोमीटर का रन माना जाता है इसको, जो कि स्टार्ट होता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ऊपर से आप स्टार्ट कर लीजिए महाराष्ट्र और गोवा, और इस साइड से आपके केरल तक ये नीचे तक चलता है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जैसे मैंने आपसे कहा, तकरीबन 1600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि बेल्ट कवर करता है। फेमस फॉर अमंग
अब इसमें क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है वेस्टर्न घाट इतना ज्यादा? फेमस फॉर अमंग वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। वेस्टर्न घाट्स को हमारे यहाँ माना जाता है कि जितना फ्लोरा एंड फौना, उसके लिए वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म हॉटस्पॉट है। दिस इज द हॉटेस्ट प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द कंट्री। और काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व फॉरेस्ट को ये घर है। यहाँ पे जितनी वैरायटी ऑफ कहा जाता है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो जितनी वैरायटी फ्लोरा फौना की वेस्टर्न घाट्स में मिलती है शायद ही किसी और जगह पे मिले, और तभी इसमें बहुत सारे रिजर्व भी बनाए गए हैं। अब हम आ जाते हैं 30वें पे, विच इज हिल फोर्ट्स। हिल फोर्ट्स इंक्लूड किए गए 2013 में और ये राजस्थान में है। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है, दिस प्लेस इज फेमस फॉर द यूनिक Rajput military defense architecture. It includes 6 majestic forts in Chittorgarh, Kumbhalgarh, Ranthambore Fort, Gagron Fort and जैसलमेर फोर्ट। राइट, सो व्हेन वी नो कि हम अभी बात कर रहे हैं हिल फोर्ट्स की, जो कि बने हैं ऊपर पहाड़ियों पर, जिनको हम दुर्ग भी कहते हैं, फोर्ट्स को हम दुर्ग कहते हैं, और ये ऊपर बने गए हैं और राजस्थान के टाइम की है। हम जब बात करते हैं मेवाड़ की तो हम बात कर रहे हैं, राइट। अब आपने अगर पद्मावती देखी है तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट तो आपने बहुत फेमस कर दिया गया था, उसमें चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मेवाड़ डायनेस्टी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम्स ऑफ राजपुतानास, राइट। तो राजपुतानास के टाइम पे उसमें कंभलगढ़, रणथंबोर, गागरान और जैसलमेर फोर्ट। अब इसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ तो ठीक है, रणथंबोर जो है वो बेसिकली अपने आप में एक टाइगर सेंचुरी के तौर पे भी बहुत फेमस है। और जब हम बात करते हैं जैसलमेर की तो हमें मालूम है कि जैसलमेर एक बहुत सुंदर सिटी है हमारे यहाँ, जो राजस्थान में फॉल करती है, जो कि थार डेजर्ट पे है, और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वहाँ पे जाते हैं, सैलानी वहाँ जाते हैं। जैसलमेर पे नॉर्मली बहुत कैंपिंग होती है, कैमल राइड्स होते हैं, और दूर दूर से लोग जब प्रॉपर राजस्थान का वो लेना चाहते हैं, टच लेना चाहते हैं, तो लोग जैसलमेर और बीकानेर वगैरह जाते हैं। और यहाँ पे वो बोला जाता है एंड दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, दे आर वेरी वेरी गुड होस्ट। उनका खाना बहुत लाजवाब होता है, उनका पहनावा बहुत लाजवाब होता है, और इसी वजह से वो उसको कहते हैं। एंड वहाँ पे भी वो अतिथि देवो भव, जो हमारे कंट्री का वैसे भी सिंबॉलिक वो है, जब हम बात करते हैं लोगों को और मेहमानों की और मेहमान नवाजी की, तो वहाँ पे राजस्थान भी उसी इसमें आता है। They have the similar kind of warmth and similar kind of love to offer when you go there, and that is why they say padharo mare desh. Okay, so now let's come to 31, which is Rani Ka Vav, the Queen's Stepwell, जो कि इंक्लूड किया गया 2014 में, और ये गुजरात में है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट टाइम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को ये फिर से शोकेस करता है, और इसमें कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी के दौरान ये बनाया गया। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राजपूत डायनेस्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट द राजपूतानास, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलंकी डायनेस्टी। हमने जो बेसिकली हमने पढ़ा, तो एज वी नो, मैंने पहले भी ये बात बोली थी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेसेस जिनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है, वी कैन नॉट डिवोर्स, राइट, वी कैन नॉट सेपरेट हिस्ट्री एंड कल्चर। हम बेसिकली कल्चर को इतिहास से अलग नहीं कर सकते। ओके, अब हम आ जाते हैं 32 पे, विच इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि इंक्लूड किया गया 2014 में। ये आता है हिमाचल प्रदेश में, जो कि उत्तरी एक हमारे यहाँ का बहुत फेमस स्टेट है, उसके अंदर ये आता है। आपने शिमला का नाम सुना होगा, वो बिल्कुल यहीं पर आता है हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं हिमालयन नेशनल पार्क की। ये बेसिकली 375 fauna species and several floral species, including some very rare species of plant and animals such as blue sheep, snow leopard, Himalayan brown bear, Himalayan deer, musk deer, spruces, horse chestnut and huge alpine meadows के लिए famous है। और ये कटिंग द बिग थिंग शॉर्ट, हम इसको ब्रीफ में समझते हैं। बेसिकली ये हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है। यहाँ पे फ्लोरा फौना दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है, बहुत सारा है। तो ये हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बेहतरीन नमूना है, बहुत बेहतरीन सेंटर है। यहाँ पे पेड़ और जो फ्लोरा जो है, जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम एंड बेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम इज फाउंड of
found here of the times what we are talking about the region of the Himalaya, right? हम हिमालयन रीजन की बात कर रहे हैं और वहाँ का मतलब ठंडे प्रदेशों का बेस्ट फ्लोरा एंड फोना आप बेसिकली समझ लीजिए एक मोटे मोटे तौर पे कि वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हम आते हैं 33 पे और हम आते हैं नालंदा पे। नालंदा 2016 में इंक्लूड किया गया, अगेन बिहार। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फ्रॉम द 3rd century BC to 13th century CE। ओके, अब बेसिकली जब हम नालंदा की बात करते हैं, राइट, जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, हमें लगता है कि यूरोपियन कल्चर का हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, राइट। यूरोपियंस ने हमें जब राज किया, जब ब्रिटिशर्स ने हमें 200 साल तक राज किया, तो हमें लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन्होंने बहुत रिफॉर्म किया। बट सच्चाई ये है कि इनफैक्ट हम इतने एडवांस थे उनसे, हमारा जो डेवलपमेंट था वो इतना एडवांस था उनसे कि बेसिकली वो जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी जो एजुकेशन पद्धति है वो इतनी एडवांस है। चाहे आप महाभारत के टाइम से ले लीजिए, आप वेदों के टाइम से ले लीजिए, तो आप उसमें देखेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी। उसी तरह तो उन्होंने बाद में इनफैक्ट बिकॉज दे वांटेड टू रूल अस, व्हाट दे डिड, उन्होंने हमारा एजुकेशन इनफैक्ट उन्होंने चरमरा दिया एंड दे मेड द एजुकेशन टू सूट देयर मीन्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं नालंदा की, जो कि बहुत प्रिमिटिव और सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सबसे पहला सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता है, जो कि आप सोचिए 3rd century BC में बना लिया गया था। और कितना फेमस हमने यूनिवर्सिटी तब बना के खड़ी कर ली थी जब लोगों को फॉर्मल एजुकेशन का, फॉर्मल पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता था। And how unfortunate it is that when we talk about universities, we don't even know the name. हमें पता भी नहीं है कि हमारी कंट्री की कोई भी यूनिवर्सिटी का हमें नाम नहीं पता। When we talk about it, जब हम पढ़ाई की बातें करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बातें करते हैं, तो हम बात करते हैं कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, येल की, राइट। वी टॉक अबाउट आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसकी शुरुआत हमारे देश से हुई थी। अब हम आते हैं 34th में, विच इज अगेन अ नेशनल पार्क, विच इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क। इसको इंक्लूड किया गया था 2016 में और ये आता है सिक्किम प्रदेश में। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स फौना एंड फ्लोरा, विद द स्नो लेपर्ड बीइंग ओकेजनली साइटेड। ये अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी 7 बहनें हैं वहाँ पे ये नेशनल पार्क पाया जाता है। एक हमने पढ़ा था काजीरंगा जो कि असम में था, और अब ये है, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की, राइट। तो ये आसपास ही पड़ते हैं। ऑब्वियसली हमें मालूम है कि 7 बहनें हैं, बिल्कुल साथ साथ रहती हैं, तो ये नेशनल पार्क भी पास में पड़ते हैं। और ये भी एक बेहतरीन सेंटर है नॉर्थ ईस्टर्न फ्लोरा एंड फोना के। और यहाँ पे जो लेपर्ड है, राइट, स्नो लेपर्ड जो है वो कभी कभी देखने मिल जाता है। वो रहता तो वहीं कहीं होगा तभी वो नज़र आ जाता है, लेकिन ये एकदम थंब रूल नहीं बनाया जा सकता कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ये फेमस है फ्लोरा एंड फोना के लिए। अब हम आ जाते हैं 35th पे। 35th हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसर, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये 2016 में इंक्लूड किया गया और ये चंडीगढ़ में है। अब recognize the World Heritage Site as a part of outstanding contribution to the modern movement। ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो तो आपने पढ़ लिया कि इसको एक हेरिटेज साइट माना जाता है, क्योंकि इसकी एक आउटस्टैंडिंग जो इसका बोलते हैं कि इसका जो योगदान है वो अनपैरेलल्ड है मॉडर्न मूवमेंट में। चंडीगढ़, आपको अगेन पता होगा कि चंडीगढ़ जो शहर है वो प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया भी कहलाती है, राइट। चंडीगढ़ जो है वो बहुत ही प्लान्ड सिटी कहलाती है और उसमें सब कुछ जो है वो सेक्टर में डिवाइडेड है, राइट। सेक्टर 1, 2, 3, 4 करके वो सेक्टर्स में डिवाइडेड है और इसको बहुत ही नमूना माना जाता है प्लान्ड आर्किटेक्चर का इंडिया में। अब हम आते हैं 36th पे, द हिस्टोरिक सिटी 2017 विच इज अहमदाबाद। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब हम बात कर रहे हैं द वैली सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती। साबरमती के बैंक पे, तट पे ये स्थित है, और वे कम्युनिटीज फॉलोइंग हिंदुज्म, इस्लाम एंड जैनिज्म हैव कोएग्जिस्टेड फॉर सेंचुरी। और इसकी इंपॉर्टेंस जो मानी जाती है वो बेसिकली जो टॉलरेंस जो शब्द है जिसको हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसको कहा जाता है कि इंडिया इज अ वेरी टॉलरेंट लैंड, वी आर सेक्युलर सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे यहाँ का, और सदियों से लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं। वो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है इंडिया का एग्जिस्टेंस का, वो यही है। अब
थोड़े से कुछ सालों में आपने एक नया शब्द सुना होगा जिसको हम बोलते हैं इंटॉलरेंस या असहिष्णुता, वो सुनने में आने लगा है। अदरवाइज पहले तो हमें इस शब्द का मतलब भी नहीं पता था, सो फॉरगेट अबाउट दैट। पर इसकी इंपॉर्टेंस है 2017 में इसको काउंट किया गया है और ये माना जाता है एक सेंटर ऑफ को एग्जिस्टेंस अलग अलग वर्ल्ड रिलीजन का, जिसमें हिंदुज्म, जैनिज्म और इस्लाम खास तौर पे माने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं 37 पे, विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स। ये इंक्लूड किए गए 2018 में, ये अगेन मुंबई में आते हैं। और हम बात करें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट कल्चरल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई। अभी हमने बात की थी वीटी की, अब हम आ गए हैं जनरल, जो कि 94 बिल्डिंग्स हैं जो कि विक्टोरियन टाइम पे बनाई गई थी। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की हम बात करें, क्वीन विक्टोरिया आपको मालूम होगा कि 1900 की सेंचुरी में उन्होंने वो बैठी थी ताज पे यूके में, राइट, जो उन्होंने हुकूमत संभाली थी सन 1900 में। और उनके राज में, उनके टाइम में जो भी डेवलपमेंट हुए वो विक्टोरियन टाइम्स के डेवलपमेंट कहते हैं उनको, राइट। तो गोथिक एरा और विक्टोरियन टाइम्स की डेवलपमेंट है ये, और ये बेसिकली 94 इसके अंदर बिल्डिंग्स हैं और कंस्ट्रक्शनल साइट्स हैं, सॉरी आर्किटेक्चरल साइट्स हैं जो कि इसके अंदर फॉल करती हैं, जो कि स्पेशली मुंबई के फोर्ट एरिया में आती हैं। अब हम आ जाते हैं द पिंक सिटी पे। द पिंक सिटी 2019 में इसको नाम दिया गया और ये जयपुर कहलाती है, राइट। यहाँ पे हवा महल बहुत फेमस है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनको, जो एक्सटीरियर्स हैं उनको पिंक कलर दिया गया है। इसी तरह से एक और सिटी है जो कि राजस्थान में है जिसको ब्लू सिटी कहा जाता है, राइट। अगेन ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने पिंक सिटी के बारे में पढ़ लिया, वो जो ब्लू सिटी है वो कौन सी है राजस्थान में। तो अब आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, राइट। पहला क्वेश्चन क्या था, एक तो सन 2000 में 3 स्टेट्स थे जो कि मेन जो उनके स्टेट्स थे उनसे डिवाइड होके, उनसे अलग होके 3 नए स्टेट्स का निर्माण हुआ था। एक जो था वो था छत्तीसगढ़, एक था उत्तरांचल जो कि बाद में जाके उत्तराखंड बना, और तीसरा था जो बिहार के बाद बना। और वो जो बिहार से जो अलग होकर जो स्टेट बना था उसका नाम आपको मुझे बताना है। और अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया है, वो ये है कि मैंने आपको पिंक सिटी के बारे में बताया, अब आपको मुझे बताना है कि ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान कौन सी है। ओके, चलिए अभी हम फिलहाल पिंक सिटी की बात करते हैं। जयपुर इज होम टू मेनी मैग्निफिसेंट फॉरेस्ट, फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड म्यूजियम्स, ऑल्सो filled to the brim with local handicraft and trinkets. राजस्थान बेसिकली कहा जाता है, इंडिया में जब हम बात करते हैं कल्चर की, रिटेनमेंट ऑफ कल्चर की, या दे आर द पीपल हु टेक अ एक्सट्रीम प्राइड इन इन सेइंग अबाउट दैट दे आर राजस्थानीज, और वो अपने कल्चर को बहुत संरक्षण करते हैं वो अपने कल्चर का। और जयपुर एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे फोर्ट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको राजस्थानी, अभी भी जो प्रिमिटिव राजस्थानी कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसकी आपको झलकियाँ मिलेंगी। ये बहुत बड़ा शहर भी है, बहुत दूर दूर से दुनिया के लोग आते हैं, सैलानी आते हैं यहाँ पे घूमने। जो लोग राजस्थान में और भी जगह जाना चाहते हैं वो बेसिकली जयपुर आते हैं, फिर वहाँ से वो चाहें तो वो अजमेर जा सकते हैं, वो बीकानेर जा सकते हैं, वो काफ़ी सारी जगह घूमने जा सकते हैं। पर जो सेंट्रल पार्ट माना जाता है वो राजस्थान का जयपुर माना जाता है। हार्ट ऑफ राजस्थान आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के फैब्रिक बहुत फेमस है राजस्थान की। अगर आप देखें तो वहाँ पे मिठाइयाँ, घेवर बहुत फेमस है। उसके अलावा वहाँ पे आप देखें तो लहरिया बहुत फेमस है कपड़ों में, और बंधेज, बांधनी जिसको आप कहते हैं, बहुत फेमस है। तो राजस्थान अभी भी एक ऐसा स्टेट है जिसने अपना जो कल्चर है बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं 39th पे। जैसा मैंने कहा कि ये जो 2 नाम है, अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 44th कन्वेंशन से पहले हमारे यहाँ सिर्फ 38 साइट्स थी। 44th जो कन्वेंशन हुआ यूनेस्को का चाइना में, उसके बाद हमारे यहाँ 2 साइट्स और इंक्लूड हुई। और वो कौन सी हैं? एक तो मैंने आपसे कहा था कि एक टेम्पल है जो कि तेलंगाना में है, उसका नाम है रमप्पा टेम्पल, इसको रुद्रेश्वरा भी कहा जाता है, और ये इंक्लूड हुआ 2021 में, और ये तेलंगाना में है। और इसमें Ramappa temple is situated in the Polampet village, Telangana. The temple is estimated to be at least 800 to 900 years old. The temple is specifically known by the lightweight porous bricks which are known as floating bricks. इसकी importance क्यों है बेसिकली कि इसको जो बनाया गया है वो 800-900 साल पहले बनाया गया है, वो तो अपनी जगह ठीक है, पर उसमें जो ब्रिक्स है ना वो इतनी पोरस है। पोरस आप समझते हैं क्या होता है? पोरस, आपने स्पंज देखा है, राइट? स्पंज कैसे पोरस होता है, आप ऐसे उसमें हाथ में उठाइए तो बहुत लाइट होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डुबाइए, आप उसको वो कर लीजिए,
पानी उसमें डालिए, निचोड़िए बाहर, तो वो कितना पानी की वजह से वो कितना भारी हो जाता है, फिर आप पानी निचोड़ते हैं तो वापस हल्का हो जाता है, राइट। तो पोरस मटेरियल वो होता है जो कि बिल्कुल जिसमें पोर्स होते हैं और बहुत लाइट वेट होता है अपने आप में, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी जो ब्रिक्स हैं जो इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने के लिए, वो बिल्कुल उसी तरह का मटेरियल है, वो वैसे ही पोरस ब्रिक्स हैं, और इस वजह से वो इतना लाइट है कि वो अगर आप दूर से देखते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फ्लोट कर रही हैं, राइट। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ज़मीन में नहीं है, वो फ्लोट कर रही हैं, वो इतनी हल्की उनकी ब्रिक्स हैं, और इस वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी वाले पे। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यह है ढोलावीरा। ढोलावीरा अगेन 2021 में जोड़ा गया है और ये गुजरात में है। और ढोलावीरा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है, वो मानी जाती है क्या, कि वो हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की एक साइट मानी जाती है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशन में साइट सामने आई थी जो कि हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की है, और आर्किटेक्चरल साइट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये गुजरात के, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इसको माना जाता है। ओके, सो नाउ वी आर थ्रू विद द डिटेल। हमने पूरा डिटेल में इसको पढ़ लिया है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई एम श्योर आपको पढ़ के सुन के बहुत मजा आया होगा यूनेस्को की साइट्स का। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको थोड़ी सी और जिज्ञासा हो जानने की कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कहाँ प्रिजर्व्ड हैं, इटली में जहाँ पे तकरीबन 58 है, चाइना में 56 है, और शायद जर्मनी में 51 है, और हमारा नंबर जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है, फ्रांस के भी थोड़ा सा नीचे आता है, हमारे यहाँ 40 साइट्स। ओके, सो नाउ वी आर थ्रू विद द यूनाइटेड। जब हमने बात की थी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स की, तो वी आर थ्रू विद द डिटेल, वी आर थ्रू विद द जानकारी। अब अगर इसमें से कोई चीज़ है जो आपको दोबारा सुननी है, दोबारा पढ़नी है, तो आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है, आपको हमारा पेज ओपन करना है, और आपको इस तरह का पेज सामने आएगा, राइट। और इसमें फिर आपको मालूम ही है कि आपको एक्सप्लोर करना है सारे ऑप्शंस। आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ओलंपियाड की बात है तो आप ओलंपियाड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप इंग्लिश ओलंपियाड पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इंग्लिश। इफ यू वांट टू रीड द मैथ्स ओलंपियाड, यू कैन गो फॉर मैथ्स, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीके। तो आप जीके पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जीके की साइट खुलेगी, इस तरह का एक ओवरव्यू आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेबस वाइज ओवरव्यू है, राइट। तो आप इसको सिर्फ स्क्रॉल करते जाएंगे और जो भी आपको जानकारी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अब आपको यूनेस्को की साइट्स के बारे में पढ़ना है, सो यू कैन गो एंड रीड अबाउट यूनेस्को साइट्स। आप ऐसा एक वीडियो खुलेगा, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ पे रुक सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे जाना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। अब आपको मैं ये तो आपको वैसे पता ही होगा कि आपको इसको रिमाइंडर पे सेट करना है कि ओलंपियाड का जो हमारा शेड्यूल है वो कैसे होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, हर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे हमारे वीडियोस बाहर आते हैं, जिसमें से 10 बजे आईईओ आता है, 1 बजे आईएमओ आता है, और 7 बजे हमारा आईजीकेओ आता है। अब ये जानकारी थ्रू हो गई है, ओके। अब कोई इसमें तो कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर आपको हमारी वेबसाइट पे नहीं जाना है तो बहुत सिंपल सा और एक तरीका क्या है, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको ये एक जो जानकारी थी जीके की, ये बहुत मज़ेदार लगी होगी। कुछ चीज़ें इसमें से होंगी जो आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें आपने आज नई सीखी होंगी, राइट। इसी तरह हमारी कहानी आगे बढ़ती है, कुछ हमें पता होता है, कुछ हमें नया पता चलता है। पर आपको इस बार मैं आपको एमसीक्यू नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जीके में कोई एमसीक्यूज ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आई वुड लव टू नो दैट। ओके, सो बाय देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।